इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के अभ्यास 3.2 का दूसरा सवाल है। दोस्तों ये सवाल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इससे पहले बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं। दोस्तों क्वेश्चन में क्या बोला है कि 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए और इससे यम का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3 हो। दोस्तों सबसे पहली बात क्या है कि लिखा है कि 2x + 3y = 11 है और दोस्तों इससे मान लेते हैं कि ये समीकरण 1 है। दूसरा समीकरण है 2x - 4y और बराबर -24, ये समीकरण 2 है। सबसे पहले इसे हल करना है। हल करने का मतलब कि हल करके x और y का मान ज्ञात करना है। दोस्तों इस क्वेश्चन में बोला है कि प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, लेकिन अगर आपको बोर्ड एग्जाम में देता है और वहाँ पे आपको यदि नहीं बोलता है कि प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए तो आप विलोपन से भी मान ज्ञात कर सकते हैं, है ना। तो आप जिस विधि से करना हो कर लीजिएगा, लेकिन हम लोग यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि से x और y का मान ज्ञात करेंगे। दोस्तों सबसे पहले लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से यदि आपको विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि समझ में न आता हो करने तो मैंने इससे पहले बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं, तो आप उसे देख लीजिएगा, समझ जाएंगे एकदम अच्छी तरह से। दोस्तों हमने यहाँ पे समीकरण 1 को लिख लिया। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि x का मान निकाल लेते हैं। लिखेंगे 2x = 11, ये प्लस में है ना, इधर लाएंगे तो हो जाएगा माइनस में। दोस्तों जब x का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 11 - 3y और ये बट्टा में 2। ध्यान दीजिएगा, x का मान निकालने का मतलब है कि x को छोड़ के बाकी सबको हम लोग उस साइड ले जाएंगे। इधर था प्लस में, इधर आकर के हो जाएगा माइनस में, ये 2 गुणा में था, इधर आएगा तो बट्टा में हो जाएगा। यानी आप ये समझिए कि आपको x का मान मिल गया 11 - 3y / 2। अब दोस्तों जैसे ही आपको x का मान मिल जाता है तो हम लोग लिखते हैं कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, यदि आप x का मान समीकरण 1 से निकाले हैं तो उसका मान आप 2 में रखेंगे, है ना। यदि आप समीकरण 2 से निकाले हैं तो आप उसका मान 1 में रखेंगे। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से हमने समीकरण 1 से मान निकाला है तो हम लोग समीकरण 2 में रखेंगे 2x - 4y = -24। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये समीकरण 2 है। यहाँ पे ये 2 अपने जगह पर रहेगा। x का मान दोस्तों हमें पता है कि 11 - 3y है और ये बट्टा में 2 है और माइनस का 4y बराबर का -24। दोस्तों ये वाला 2 से ये वाला 2 कट जाएगा, है ना, क्योंकि दोस्तों ये 2 गुणा में है और ये बट्टा में है तो ये दोनों कट जाएंगे। कितना बच गया आपके पास, तो आप देखेंगे कि ये -11 - 3y और ये माइनस का 4y बराबर का -24 है। माइनस माइनस जोड़ने से माइनस होता है और जोड़ते हैं, यानी 4 3 7y बराबर -24। ये देखिए प्लस में 11 है, इधर लाएंगे तो हो जाएगा माइनस में 11, यानी -7y बराबर, आपको पता है कि माइनस माइनस जोड़ते हैं और माइनस में लिखते हैं दोस्तों, तो हो जाएगा -35। y बराबर -35 और बट्टे का -7, ये वाला बट्टा में आ जाता है, ये आपको दोस्तों पता होगा। माइनस माइनस प्लस 7 × 5 = 35। y का मान दोस्तों आपको 5 पता हो गया। जैसे ही हम लोग को y का मान मिल जाता है तो आपको पहले से पता है कि x बराबर हम लोग को पता हो चुका है कि 11 - 3y / 2 मिला है, यहाँ से हमने लिया है ना। जब हम लोग को यहाँ से मान पता हो चुका y का तो हम लोग यहाँ पे y की जगह पे 5 रख देंगे, ऐसे / 2। 11 - 3 × 5 = 15 होगा दोस्तों, बट्टा में 2 होगा। 15 में घटाएंगे 11 तो -4 बचता है, / 2। अब दोस्तों 4 को भाग करेंगे 2 से तो 2 आएगा, यानी आप ये समझिए कि आपको x का मान मिल गया -2। x का मान दोस्तों -2 पता हो गया और y का मान पता हो गया कितना, 5। अब यहाँ से दोस्तों हम लोग हल करके x और y का मान निकाल चुके हैं। जैसा क्वेश्चन बोला था कि पहले हल कीजिए, तो हमने यहाँ पे हल करके x और y का मान अच्छी तरह से निकाल दिया।
अब जैसे ही आप निकाल लेते हैं तो अब हम लोग को यहाँ से दोस्तों m का मान ज्ञात करना है। अब दोस्तों हम लोग को पता है कि y बराबर mx प्लस का 3 है, तो y का मान 5 आया तो y की जगह 5 करेंगे। m का मान तो पूछा है, नहीं पता है तो m लिख लेंगे। x का मान दोस्तों माइनस में 2 है तो यहाँ पर रखेंगे माइनस में 2 और ये प्लस का 3। ध्यान दीजिएगा ये 5 हो जाएगा, जब -2 गुणा करेगा m में तो जाएगा -2m और ये प्लस का 3। दोस्तों हो सकता है कि आपको इससे नीचे बोर्ड में दिखाई ना दे, क्योंकि दोस्तों कैमरे का प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए मैं इसे थोड़ा बगल में लिख देता हूँ। ऐसा भी हो सकता है कि आपको दिखाई दे रहा हो, लेकिन दोस्तों मुझे नहीं पता है कि यहाँ तक कैमरा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक ना। अब क्या करते दोस्तों, ये -2m को यदि मैं इधर ले आऊँ तो हो जाएगा +2m बराबर ये प्लस का 3 है दोस्तों। हालांकि आप प्लस नहीं भी लिखेंगे तो ये प्लस में ही माना जाता है, और ये प्लस का 5 है, इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस का 5, यानी 2m बराबर जब 5 में घटाएंगे 3 तो बचता है दोस्तों -2। m बराबर निकालेंगे तो -2 और ये बट्टा में 2 चला जाएगा, 2 1 कम 2। इस तरह से m का मान हमें मिल चुका है -1। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सवाल एकदम अच्छी तरह से और एकदम सरल भाषा में समझ में आ चुकी है। अभ्यास 3.2 का ये दूसरा का पहला सवाल है। दोस्तों ये सवाल काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इससे पहले बहुत बार एग्ज़ाम में आ चुके हैं, या आपको किसी न किसी सेट में ये सवाल देखने को ज़रूर से मिल सकता है ना। तो इस सवाल को देखेंगे और एकदम अच्छी तरह से और एकदम सरल भाषा में समझेंगे भी। क्वेश्चन ने बोला दोस्तों कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। दोस्तों बोला है कि दो संख्याओं का अंतर 26 का है, यानी यहाँ से आपको एक बात क्लियर पता लग चुका है कि संख्या 2 ठो है ना। तो हम लोग क्या करेंगे कि दोनों संख्याओं को मान लेंगे, यानी लिखेंगे कि माना पहली संख्या बराबर x है। दोस्तों जब भी दो संख्या आपको ज्ञात करना होता है तो हम लोग पहली संख्या को x मान लेते हैं और दूसरी संख्या को y मान लेते हैं। हालांकि दोस्तों ये क्लास 10 का है, अभ्यास 3.2 का है, तो हम लोग 10 के हिसाब से, या आप ये कह सकते हैं कि एक्सरसाइज के हिसाब से हल कर रहे हैं, नहीं तो इस सवाल को हल करने के और भी दूसरे तरीके हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमने पहले संख्या को x मान लिया, दूसरी संख्या को y मान लिया। अब दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे प्रथम शर्त अनुसार, जब भी दो संख्याएं वाला बात होगा x y वाला, तो वहाँ पे 2 ठो शर्त दिया रहता है। पहली शर्त में बात तो ये है दोस्तों कि दोनों संख्याओं में अंतर 26 का है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम लोग पहली संख्या में दूसरी संख्या घटाएंगे तो 26 आएगा, है ना। तो हम लोग कुछ इस तरह से लिख लेंगे। आगे बोला है कि एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, यानी दोस्तों ये जो शर्त है ये दूसरी शर्त है, तो लिखेंगे द्वितीय शर्त अनुसार। क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो एक संख्या है, अब एक संख्या और एक संख्या इधर लिख लेंगे। बोला है कि जो एक संख्या है दूसरी संख्या के 3 गुनी है। अब दोस्तों बड़ी संख्या तो ये है, ऐसा क्यों भाई, हमने बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाया तो आया 26, इससे क्या मतलब निकलता है कि ये बड़ी संख्या है। अब दोस्तों बोला कि एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये 3 गुना हुआ इसका। अब दोस्तों जब भी ऐसा होता है ना तो हम लोग दोनों पक्षों को बराबर करते हैं, जैसे कि आप एक ठो इधर लिखिए एक ठो इधर लिखिए। अब बात ये कह रहा है कि ये 3 गुना है इससे, जब ये 3 गुना है ना तो इसमें 3 से गुना कराइए तब ना बराबर होगा। जैसे मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि मेरे पास 30 रुपया है और आपके पास 10 रुपया है, तो मैं आपसे 3 गुना हूँ ना, है ना, क्योंकि 10 3 30 होता है, तो आप में 3 से गुणा कराएंगे तब ना आप मेरे बराबर होंगे, 10 3 30 होगा। तो इसी प्रकार से दोनों को बराबर करना होता है। ये 3 गुना है तो 3 से गुना इसमें कराएंगे तो क्या हो जाएंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे। अब दोस्तों क्या करते हैं कि ये प्लस में है, जब इसको बराबर के इधर ले आएंगे उठा करके तो हो जाएगा माइनस में, और इधर कुछ नहीं बचेगा तो 0 बचेगा। सिंपल बात है, यानी ये आपका समीकरण दूसरा हो जाएगा। और इन्हीं दोनों समीकरणों को हल करके हम लोग अच्छी तरह से x और y का मान ज्ञात कर सकते हैं, और वही हम लोग का आंसर हो जाएगा। दोस्तों
आपको दो तरीके से हल करने आता होगा। पहला होता है प्रतिस्थापन विधि, दूसरा होता है विलोपन विधि। तो आपको जिस विधि हल करना है कर लीजिएगा। हालांकि सवाल में बोला है कि प्रतिस्थापन विधि हल कीजिए, तो हम लोग यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि हल करेंगे ना। देखिए मैंने आपको सिखा रखा है दोस्तों, ये समीकरण 2 है, तो लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से सबसे पहले हम लोग समीकरण 1 या तो 2 से किसी एक का मान निकाल लेते हैं, चाहे एक्स का चाहे वाई का। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे समीकरण 2 से ही निकाल लेता हूँ मान एक्स का। देखिए जब एक्स का मान निकालेंगे तो वाई वाला को इधर ले जाएंगे, तो हो जाएगा दोस्तों ये माइनस इधर आकर हो जाएगा प्लस में 3y। अब देखिए ये 0 हो चाहे ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इसीलिए आप ये समझिए कि x का मान दोस्तों हो गया 3y, है ना। तो जैसे ही आपको किसी एक का मान मालूम हो जाता है तो लिखते हैं कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, मतलब जैसे ही आपको x का मान मालूम हो जाए तो हम लोग उसका मान दूसरे वाले समीकरण में रखते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा बात समझिएगा, हमने यहाँ पे x का मान समीकरण 2 से निकाला है, तो हम लोग x का मान समीकरण 1 में रखेंगे। अगर आप लोग x का मान समीकरण 1 से निकालते हैं तो उसका मान 2 में रखिएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे कि 1 से निकाल के 1 में रखेंगे, ऐसा नहीं करना होता है। प्रतिस्थापन विधि में अगर समीकरण 1 से मान निकाले हो आप तो उसका मान 2 में रखोगे, 2 से निकालेंगे तो 1 में रखेंगे। आप देख लीजिएगा कि आप किससे निकाल रहे हो, कौन सा आपको आसान लग रहा है ना। तो मुझे ये वाला आसान लगा तो मैंने निकाल लिया। अब हम लोग x का मान समीकरण 1 में रखेंगे। 1 में रखने पर दोस्तों समीकरण 1 कितना है, x माइनस वाई बराबर 26 है, और x का मान दोस्तों 3y पता हो चुका है हम लोग को। देखिए यहाँ पे x का मान 3y है और ये माइनस में y अपनी जगह पे बराबर का 26। तो लिखेंगे 3y में से जब 1y घटेगा तो बचेगा 2y बराबर 26। y का मान निकालेंगे तो जाएगा 26 बट्टा में 2, ये बट्टा में आ जाएगा तो हो जाएगा यहाँ पे 13, यानी y का मान 13 पता हो गया। अब दोस्तों हम लोग को x का मान पता है कि x बराबर 3y होता है, तो जब यहाँ पे y का मान मालूम हो गया 13, 13 रख देंगे, 13 यहाँ हो जाएगा 39, यानी कि x का मान हो गया 13 और y का मान x का मान हो गया 39 और y का मान हो गया 13, यानी पहली संख्या दोस्तों 39 थी और दूसरी संख्या 13 थी। अगर आपको ये चेक करना हो कि हमारा सवाल सही है कि नहीं है, तो आप देखिएगा क्वेश्चन में क्या बोला है कि दोनों संख्याओं में अंतर 26 का है। अगर आप यहाँ पे 39 में 13 घटाएंगे तो 26 आ जाएगा, तो है ना सही। तो इस तरह से आप ये कह सकते हैं दोस्तों कि हमारा आंसर सही है। उम्मीद है कि आपको ये वाला सवाल एकदम अच्छी तरह से समझ में आ चुकी है। यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अंश अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपको संपूरक कोण देखने को मिल रहा है। इस सवाल को चेंज करके कोटि पूरक कोण भी कह सकता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि संपूरक कोण क्या होता है और कोटि पूरक कोण क्या होता है। संपूरक कोण और कोटि पूरक कोण। देखिए संपूरक कोण का मतलब होता है कि जब दो कोणों को मिला करके 180 होता है उससे हम लोग संपूरक कोण कहते हैं। यानी कि जब दो कोणों का योग 180 हो तो उसे हम लोग संपूरक कोण कहते हैं। जब दो कोणों का योग 90 अंश हो उसे हम लोग कोटि पूरक कोण कहते हैं। यानी कि आप लोग समझ गए हैं कि जब दो कोणों का योग 180 होता है उसे हम लोग संपूरक कहते हैं, जब दो कोणों का योग 90 होता है उससे हम लोग कोटि पूरक कहते हैं। तो सवाल को चेंज करके कोटि पूरक भी कह सकता है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो बड़ा कोण है छोटे कोण से 18 अंश अधिक है। जब भी इस तरह के सवाल दे, बड़ा छोटा की बात करें या दो चीज़ों के बारे में बात करें, तो वहाँ पे हम लोग एक को x मान लेंगे, दूसरे को y मान लेंगे, है ना। तो दोस्तों यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि माना बड़ा कोण x अंश है तथा छोटा कोण y अंश है। अब दोस्तों मैंने आपको पहले बताया कि संपूरक का मतलब होता है कि दो कोणों को मिलाकर के 180 होता है, और हमने यहाँ पे मान लिया कि बड़ा कोण x है, छोटा कोण y है। अब दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे प्रथम शर्त अनुसार, जब भी दो चीज़ों के बारे में बात हो रहा होगा तो वहाँ पे दो शर्त दिया रहेगा।
तो पहली शर्त तो ये दिया है कि भाई ये समपूरक है। अब समपूरक का मतलब क्या होता है कि जब दोनों को जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा, है ना। यानी कि हमने यहाँ बड़ा कोण माना है x, छोटा कोण माना है y। जब छोटा और बड़ा दोनों जोड़ेंगे तो कितना होगा, 180 हो जाएगा। ये हो जाएगा समीकरण 1। अब दोस्तों द्वितीय शर्त क्या है कि दूसरा शर्त में ये कहा है कि जो बड़ा कोण है दोस्तों छोटे कोण से 18 अधिक है। यानी कि बड़ा कोण कौन सा है, x है, छोटा कोण कौन सा है, y। तो बड़ा कोण छोटे से 18 अधिक है, इसका मतलब ये हो गया कि जब बड़ा कोण में से छोटा कोण घटा देंगे तो 18 बचेगा, है ना। तो ये हो जाएगा आपका दूसरा समीकरण। अब जैसे ही आपको पहला और दूसरा मिल गया, दोनों को हल कर लेंगे। अब सवाल में बोला है कि प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, तो इसे हम लोग प्रतिस्थापन विधि से ही हल करेंगे। एक काम करता हूँ कि यहाँ से मैं x का मान निकाल लेता हूँ, तो हो जाएगा x बराबर 18, ये माइनस में y है, इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस में y। अब दोस्तों जैसे ही हमको x का मान पता हो गया, हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर ध्यान दीजिएगा, यदि आप x का मान समीकरण 2 से निकाले हैं तो उसका मान आप समीकरण 1 में रखेंगे। अगर x का मान समीकरण 1 से निकालते तो उसका मान 2 में रखते, है ना। तो यहाँ पे हम लोग 2 से निकाले हैं तो x में, यानी x का मान समीकरण 1 में रखेंगे। दोस्तों ये समीकरण 1 है, x का मान है 18 प्लस y, यहाँ पे आपको x दिखाई दे रहा है तो यहाँ पे रखेंगे 18 प्लस y, और ये प्लस y और बराबर 180। y जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2y बराबर 180, ये प्लस में 18 इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस में 18। इस तरह से लिखेंगे 2y बराबर 180 में से 18 घटाएंगे दोस्तों तो बचेगा 162। y बराबर 162 बट्टा में 2 से काटेंगे तो 81 हो जाएगा, यानी y का मान दोस्तों 81 पता हो गया। अब हमें x का मान चाहिए, तो आपको पता है कि x का मान यहाँ पे हम लोग निकाले थे 18 प्लस y, 18 प्लस y। दोस्तों यहाँ से 18 लिख लेंगे और y का मान 81 मालूम हो गया है तो 81 लिख लेंगे, और 18 और 81 जोड़ेंगे दोस्तों तो हो जाएगा 99। यानी x का मान पता हो गया 99 और y का मान पता हो गया 81। यानी बड़ा कोण दोस्तों कितना है, 99 अंश है, और छोटा कोण 81 अंश है। तो इस प्रकार से ये आपका पूरा आंसर हो गया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सवाल एकदम अच्छी तरह से और एकदम सरल भाषा में समझ में आ चुकी है। ये सवाल काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये सवाल आपके एग्ज़ाम में 4 नंबर में देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों सवाल है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उन्होंने 6 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदी, तो प्रत्येक बल्ले तथा प्रत्येक गेंद का दाम ज्ञात कीजिए। दोस्तों इस तरह के सवाल में जो आपसे पूछता है वही हम लोग मान लेते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि प्रत्येक बल्ले का दाम बताओ और प्रत्येक गेंद का दाम बताओ। जब भी 2 चीज़ों का दाम पूछेगा तो एक ठो का x दूसरे का y मान लेंगे, एकदम सिंपल बात है। तो लिखेंगे कि माना प्रत्येक बल्ले का दाम, प्रत्येक बल्ले का दाम 100 रुपये है, 100 रुपये है, तथा प्रत्येक गेंद का दाम, प्रत्येक गेंद का दाम y रुपये है। ऐसा हम लोग माने हैं दोस्तों। अब दोस्तों जब भी 2 चीज़ों का दाम पूछेगा तो वहाँ पे 2 शर्त आपको सवाल में दिया रहेगा। जैसे कि पहला शर्त में क्या है, कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदे 3850 रुपये में ख़रीदा है, तो लिखेंगे प्रथम शर्त अनुसार, प्रथम शर्त अनुसार। अब दोस्तों
मुझे पता है कि एक बल्ले का दाम 100 रुपये है और आपने ख़रीदा है 7 बल्ला, तो पैसा कितना हो जाएगा? 7 गुणा करेगा इसमें। भाई अगर मैं आपसे पूछूंगा कि एक बल्ले का दाम 500 रुपये है और आपने ख़रीदा है 5 ठो बल्ला, तो कितना पैसा हो जाएगा? तो आप कहेंगे 5 पच्चे 2500, है ना। तो उसी प्रकार से अगर एक बल्ले का दाम 100 रुपये है और हमने ख़रीदा है 7 बल्ला, तो इसके मतलब दाम कितना हो जाएगा? 7x, यानी 7 गुणा करेगा x में। और 6 ठो गेंदा भी खरीदा है और एक गेंद का दाम है y रुपये, तो 6 गेंद का दाम कितना हो जाएगा? 6y। जब दोनों का पैसा जोड़ा होगा तब तो 3800 रुपये पैसा हो गया होगा। भाई आप किसी दुकान में गए और आपने 7 ठो बल्ला लिया, 6 ठो गेंदा लिया। आपने दुकानदार से पूछे भाई पैसा कितने हो गए, तो वे क्या करेंगे? पहले 7 बल्ले का दाम जोड़ेंगे, फिर 6 गेंद का दाम जोड़ेंगे, फिर उन दोनों का दाम जोड़ के आपको बता देंगे इतना पैसा हो गया। तो वही बात यहाँ भी है कि पहले 7 बल्ले का दाम निकाल लिया हमने 7x, 6 गेंदे के दाम 6y। जब दोनों का पैसा जोड़ा तो चल रहा है पता कि 3800 रुपये हो गया। तो सिंपल बात थी। अब दूसरा शर्त में ये दोस्तों कि वही कोच दोबारा दुकान में गए। भाई हो सकता है कि ज़्यादा खिला रहे होंगे, उनको ज़्यादा बल्ले और गेंद चाहिए होगा, तो उन्होंने फिर से 3 बल्ला और 5 गेंदे खरीदे। और 3 बल्ले का दाम कितना हो जाएगा? 3x, 5 गेंदे का दाम 5y। जब दोनों का दाम जोड़ा गया तो देखा गया कि 1750 रुपये हो गए। तो वही हम लोगों ने केवल लिख लिया है। अब दोस्तों इसे हम लोग हल करेंगे प्रतिस्थापन विधि, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि इन सवालों को प्रतिस्थापन विधि हल करना है, तो हम लोग वही विधि हल करेंगे। अगर नहीं बोला होता तो हम लोग कोई विधि हल कर देते। मान लीजिए आपके बोर्ड एग्जाम में आ गया और वहाँ पे अगर आपसे नहीं बोला है कि आपको प्रतिस्थापन से करना है कि विलोपन से करना है, तो आपको जो विधि अच्छा लगता हो उसी से कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों मैं यहाँ से क्या करता हूँ कि x का मान निकाल लेता हूँ। जैसे कि अगर मैं x का मान निकालूंगा तो लिखूँगा 3x बराबर 1750, ये प्लस का 5y है। अगर मैं इसको उठा के इधर लाऊंगा तो हो जाएगा माइनस का 5y। अब दोस्तों यहाँ से x का मान निकालेंगे तो जो आपको यहाँ गुणा में 3 दिखाई दे रहा है वही बट्टा में 3 चला आएगा कुछ इस तरह से, यानी हम लोग को x का मान ये पूरा मिल गया है ना। तो क्या करेंगे, जब भी आपको x का मान चल जाए पता, तो उसका मान हम लोग किसी अन्य समीकरण में रखते हैं। जैसे कि अगर आप लोग x का मान समीकरण 1 से निकाले हैं तो उसका मान समीकरण 2 में रखेंगे, लेकिन समीकरण 2 से निकाले हैं तो उसका मान समीकरण 1 में रखेंगे। तो हम लोगों ने समीकरण 2 से निकाला x का मान, तो हम लोग लिखेंगे कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ध्यान दीजिएगा समीकरण 1 है 7x + 6y बराबर का 3800, है ना। दोस्तों ये 7 अपने जगह पर रहेगा। x का मान ये पूरा है तो आपको पूरा रखना पड़ेगा, यानी 1750 माइनस का 5y और बट्टा में 3 प्लस का ये 6y अपने जगह पर रहेगा और बराबर का 3800। दोस्तों ये आपको ब्रैकेट के बाहर 7 दिखाई दे रहा है, तो ये 7 ब्रैकेट के अंदर दोनों में गुणा करेगा, इसमें भी और इसमें भी। जब 7 गुणा करेगा 1750 में तो कितना हो जाएगा? 7 0 0, 7 5 35 के 5 हासिल 3, 7 49 3 51, 49 3 52 का 2 हासिल 5, 7 1 7 5 12, यानी कि 12,250 माइनस 7 5 35 y और ये बट्टा का 3 हो जाएगा प्लस 6y बराबर का 3800। दोस्तों अगर आप इस बट्टा वाले 3 को ख़त्म करना चाहते हैं तो इसका गुणा इसमें और इसमें दोनों में करा दीजिए, तो ये बट्टा में 3 खत्म हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से मैं क्या करता हूँ कि इन 3 का गुणा इसमें और इस दोनों में करा लेता हूँ। तो यहाँ हो जाएगा 12,250 माइनस 35y। जब ये 3 गुणा करेगा 6 में तो जाएगा 6 3 18y, और ये 3 गुणा करेंगे इसमें तो 0 0 हो जाएगा दोनों, और 3 8 24 के 4 हासिल 2, 3 3 9 2 11। अब दोस्तों ये प्लस माइनस है, ये प्लस है, प्लस माइनस घटता है। अब यहाँ से अगर हम लोग 35 में 18 घटाएंगे तो बचेगा माइनस का 17, क्योंकि माइनस बड़ा है,
और बराबर हो जाएगा 11,400। ये प्लस में है, अगर आप इसको इधर ले आएंगे तो जाएगा माइनस में 12,250। अब दोस्तों यहाँ पे जाएगा 17y बराबर 12,250 में अगर आप लोग 11,400 घटाएंगे तो बचेगा 0.5, और दोस्तों 12 में घटेगा 4 तो बचेगा 8, और यहाँ पे माइनस बड़ा है तो माइनस का चिन्ह बचेगा। तो इस तरह से हो जाएगा y बराबर 850 और बट्टा में -17, माइनस माइनस प्लस 17×5=85, यानी दोस्तों कुल मिला के y का मान हो जाएगा 50। दोस्तों y का मान 50 मिल गया, लेकिन x का मान भी हम लोग को निकालना होगा। तो क्या करेंगे दोस्तों, थोड़ी सी मेरे पास जगह की कमी है, इसलिए मैं y का मान इस जगह निकाल देता हूँ। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा कि y का मान 50 है ना, तो लिखेंगे कि y बराबर ये 1750 अपने जगह पे माइनस 5 है, y का मान है 50, तो अगर 5 में गुणा कराएंगे 50 से तो जाएगा 250, और बट्टा में ये 3, 1750 में 250 घटाएंगे दोस्तों तो हो जाएगा 1500, और 1500 में 3 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 500, यानी कि सॉरी ये x का मान दोस्तों, तो ये x का मान हो जाएगा 500 और y का मान हो गया 50। कुल मिलाकर के ये कह सकते हैं कि एक बल्ले का दाम 500 हो गया और एक गेंद का दाम 50 रुपया हो गया। अब हम लोग ये देखते हैं कि हम लोग का आंसर सही है कि नहीं है। क्वेश्चन में क्या बोला था कि 7 बल्ले का दाम दोस्तों कितना है, 7 बल्ले और 6 गेंदे का दाम 3800 रुपया है। तो अगर हम लोग जोड़ेंगे तो 7 × 5 = 3500 हो जाएगा भाई बल्ले का दाम, और 6 तो गेंद का दाम हो जाएगा कितना 300 रुपये, तो 35 3 3800 हो जाएगा, यानी बात पूरा सही हो जा रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग का आंसर सही है। दोस्तों ये सवाल काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये आपके एग्ज़ाम में हमेशा 4 नंबर में एक क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। दोस्तों क्वेश्चन ने बोला है कि यदि किसी भिन्न के अंश तथा हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। दोस्तों आपसे भिन्न पूछा है और आपको पता है कि भिन्न में अंश और हर होता है, और हमें भिन्न पता नहीं है, तो क्या करेंगे कि हम लोग यहाँ पे मान लेंगे कि माना भिन्न का अंश x है, माना भिन्न का अंश x है तथा भिन्न का हर y है। यहाँ पे हमने भिन्न का अंश x मान लिया और भिन्न का हर y मान लिया। अब दोस्तों भिन्न क्या हो जाएगा, यदि आपने मान लिया है कि भिन्न का अंश x है और हर y है, तो इसका मतलब निकलता है कि जो भिन्न हो जाएगा x/y हो जाएगा, जो कि आपको x अंश दिखाई दे रहा होगा और हर y दिखाई दे रहा होगा। सिंपल बात है। अब दोस्तों लिखेंगे प्रथम शर्त अनुसार। दोस्तों पहली शर्त में ये बोला है कि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है, यानी दोस्तों भिन्न कितना है x/y है, और कह क्या रहा है कि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, तो यहाँ पे हम लोग अंश में भी 2 जोड़ेंगे और हर में भी 2 जोड़ेंगे। तो कह रहा है कि 9/11 हो जा रहा है, तो 9/11 लिख देंगे बराबर में। जब भी आपको कुछ इस तरह के समीकरण दिखाई देता है तो क्या कराते हैं दोस्तों कि इसका गुणा हम लोग इधर करवाते हैं, यानी 11 इधर जो बट्टा में दिखाई दे रहा है उसको इधर ले आएंगे तो हो जाएगा गुणा में, और जो ये वाला बट्टा में है यदि हम लोग इसे इधर लेके आ जाएंगे तो ये भी हो जाएगा गुणा में। और ये जो 11 है ब्रैकेट के अंदर दोनों संख्याओं में बारी बारी से गुणा करेगा, यानी जब 11 गुणा करेगा x में तो हो जाएगा 11x, 11 गुणा करेगा 2 में तो हो जाएगा 11 दूना 22 बराबर 9y और 9 दूना 18। यहाँ आपको पता है कि हम लोग x और y को एक साइड ले आएंगे, जैसे कि ये प्लस में y है इधर लाएंगे तो हो जाएगा माइनस में y बराबर का 18, ये प्लस में 22 इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस का 22।
यानी कि 11x माइनस का 9y बराबर 22 में घटाएंगे 18 तो बचेगा -4। माइनस क्यों बचेगा? क्योंकि दोस्तों माइनस बड़ा है ना। इसे मान लेंगे हम लोग समीकरण 1। अब दोस्तों लिखेंगे द्वितीय शर्त अनुसार, द्वितीय शर्त अनुसार ध्यान दीजिएगा। दूसरी शर्त में क्या बोला है कि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, तो यहाँ पे हम लोग 3 जोड़ेंगे, तो कह रहा है वह 5/6 हो जाता है, तो बराबर में 5/6 लिख देंगे। सेम वही काम करेंगे यहाँ भी, ये वाला 6 गुणा इधर करेगा और ये वाला 5 गुणा करेगा y + 3 में। यहाँ हो जाएगा 6x + 6 × 18, 5y और 5 × 15। दोस्तों हम लोग लाएंगे एक साइड तो हो जाएगा 6x, ये प्लस था इधर आ जाएगा माइनस में, बराबर का प्लस का 15, ये प्लस में 18 इधर आएगा तो जाएगा माइनस में 18। आप ये कह सकते हैं कि 18 में घटाएंगे 15 तो बचेगा -3। मैं यहाँ पे शॉर्टकट ही -3 लिख लेता हूँ, क्योंकि दोस्तों मेरे पास जगह की कमी है ना। तो इस तरह से हमने यहाँ पे समीकरण 1 और 2 प्राप्त कर लिए। सवाल में दोस्तों बोला है कि आपको प्रतिस्थापन विधि से हल करके आंसर लाना है, तो मैं यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि से ही हल करने वाला हूँ। यदि आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है और आपको ये नहीं कहता है कि आप किस विधि से हल करेंगे, तो आपको जो विधि आसान लगता होगा उसी से हल कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, आपको पता है कि जब भी हल करते हैं प्रतिस्थापन विधि से, तो क्या करते हैं कि हम लोग x का मान चाहे y का मान निकाल लेते हैं। यहाँ मैं x का मान निकालूंगा तो इस 5y को इधर ले आऊँगा तो हो जाएगा +5y, और यहाँ पे x का मान निकालना है तो इसका मतलब इस 6 को हमको यहाँ से ले जाना पड़ेगा इधर, तो हो जाएगा बट्टा में। तो मैं एक काम करता हूँ कि मैं यहाँ सीधा इसको बट्टा में ले आता हूँ। x का मान मुझे मालूम हो गया। अब दोस्तों लिखेंगे कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखिए ध्यान दीजिएगा, यदि आप x का मान समीकरण 2 से निकाले हैं तो उसका मान समीकरण 1 में रखेंगे। अगर समीकरण 1 से निकालते 2 में रखते हैं ना, तो हमने यहाँ पे समीकरण 2 से निकाला है x का मान, तो हम लोग x का मान समीकरण 1 में रखेंगे। 2 से निकालेंगे तो 1 में रखेंगे, 1 से निकालेंगे 2 में रखेंगे, ऐसा होता है ना। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 1 में x का मान रखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि समीकरण 1 कितना है, 11x - 9y बराबर का -4। 11x - 9y बराबर का -4। 11 अपनी जगह पे, x का मान दोस्तों पता है कि -3 है और प्लस का 5y है और बट्टा का 6 है दोस्तों। ये -9y अपनी जगह पर रहेगा बराबर का -4। ये जो आपको 11 दिखाई दे रहा है ब्रैकेट के बाहर, ये 11 दोनों में गुणा कर लेगा तो जाएगा 11 × 33 और 11 × 5 = 55y। और दोस्तों बट्टा में ये जो आपको 6 दिखाई दे रहा है ना, एक काम करिएगा तो अच्छे से ध्यान दीजिएगा, यदि हम लोग इस 6 को ख़त्म कर देंगे बट्टा से तो थोड़ा हल करना आसान लगता है ना। तो जब भी आपको ऐसा दिखाई देगा तो एक काम करिएगा, जिसके बट्टा में है उसको छोड़ करके इस 6 से गुणा इसमें और इसमें दोनों में करा लीजिए, ये बट्टा में 6 खत्म हो जाएगा। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं सीधा यहीं पे करा लेता हूँ। तो 6 गुणा अगर हम 9 में कराऊँगा तो 9 × 6 = 54 हो जाएगा, और यहाँ पे 6 × 4 हो जाएगा 24, और ये बट्टा में 6 हटा लेता हूँ। इसके पीछे का रीजन है दोस्तों कि मेरे पास जगह की कमी है, इसीलिए, ठीक है ना। यहाँ देखिए प्लस का 55, हालांकि ये काम आप अगले वाले लाइन में कीजिएगा। 55 में घटाएंगे 54 तो बचेगा y केवल, भाई 1 तो बचता है तो 1 तो लिखते नहीं है ना, बराबर का -24, ये माइनस का 33 इधर लाएंगे तो जाएगा प्लस का 33, यानी y बराबर बचेगा 9। अब दोस्तों y का मान 9 मिल गया, हमें x का मान चाहिए होगा, और आपको पता है कि x बराबर यहाँ पे हम लोग मालूम कर दिए थे कि -3 और प्लस में 5y बट्टा का 6 है। अब दोस्तों -3 अपनी जगह पे, प्लस 5y का मान 9 मिल गया तो 9 रख देता हूँ, बट्टा का 6। x बराबर -3 अपनी जगह पे, 9 × 5 = 45 होता है, बट्टा का 6। 45 में 3 घटाएंगे तो 42 बचेगा, 42 बट्टा 6 करेंगे, 6 × 7 = 42 होता है, यानी x का मान 7 हो गया और y का मान दोस्तों 9 मिल चुका है। जैसे ही आपको x और y दोनों का मान मिल गया तो आपसे भिन्न पूछा है कि भिन्न क्या होगा, और दोस्तों आपने माना है कि भिन्न x/y है, और x का मान 7 है, y का मान 9 है,
तो कुल मिला के आपका आंसर हो जाएगा 7/9। दोस्तों आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सवाल बहुत ही अच्छी तरह से और एकदम आसान तरीके से समझ में आ गई है। अगर आपको समझ में आ गई हो तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा। दोस्तों सवाल है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दोस्तों जब भी कोई सवाल में 2 लोगों के बारे में बात हो रहा होगा तो हम लोग क्या करेंगे, एक लोग की आयु x मानेंगे और दूसरे लोग का y मान लेंगे। तो इस सवाल में 2 लोग हैं, कौन है, एक जैकब है, एक उनका पुत्र है ना। तो लिख लेंगे कि माना जैकब की वर्तमान आयु। दोस्तों जब भी आप आयु मानिएगा तो हमेशा वर्तमान आयु मानिएगा। तो लिखेंगे माना जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष है। और दोस्तों इसी प्रकार से पुत्र की वर्तमान आयु, दोस्तों मैं वर्तमान लिख नहीं रहा हूं, आप समझ लीजिएगा, डैश का मतलब कि वर्तमान आयु y वर्ष है। दोस्तों हमने यहाँ पे जैकब की वर्तमान आयु x और पुत्र की वर्तमान आयु y मान लिया है। जब भी इस तरह के सवाल होते हैं तो उसमें आपको कहीं ना कहीं 2 शर्त देखने को मिलेगा। इसमें पहला शर्त यह है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। अब ये पहला शर्त है, तो लिखेंगे प्रथम शर्त अनुसार। दोस्तों जब भी ऐसा होगा ना तो एक तरफ जैकब का आयु लिखेंगे और एक तरफ पुत्र का आयु लिखेंगे। बात क्या कह रहा है, कह रहा है कि 5 साल बाद। अब दोस्तों 5 साल बाद की बात कर रहा है, इसका मतलब कि 5 साल दोनों की आयु बढ़ जाएगी। जैसे मान लीजिए अभी आप 15 साल के हैं तो 5 साल के बाद कितने हो जाएंगे, 20 साल के हो जाएंगे। यदि आपके पिताजी अभी 45 साल के हैं तो 5 साल बाद कितने हो जाएंगे, 50 साल के हो जाएंगे। यानी 5 साल बाद 5 साल आप भी बढ़ेंगे, 5 साल आपके पिताजी बढ़ेंगे ना। तो उसी प्रकार से 5 साल बाद की बात करेगा तो 5 साल जैकब में बढ़ेंगे और 5 साल पुत्र में भी बढ़ जाएगा, है ना, हमने जोड़ दिया। अब दोस्तों कह क्या रहा है कि जैकब की आयु 3 गुनी हो जाएगी पुत्र की आयु की। यानी दोस्तों 3 गुना ये है ना, तो 3 से गुना इसमें कराएंगे। ध्यान दीजिएगा, हमेशा दोनों पक्षों को बराबर करना होता है। तो सवाल में ये कह रहा है कि जो जैकब है अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगा, है ना। तो दोस्तों पुत्र में 3 से गुणा कराएंगे तब ना बराबर होगा। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए जैकब दोस्तों 45 साल का होगा, एक एग्जांपल बोल रहा हूँ, और मान लेता हूँ कि उनका पुत्र 15 साल का रहा होगा। अब देखिए ये 3 गुना है कि नहीं है 15 का, भाई 15 तियाँ होता है ना 45, है ना 3 गुना। अगर दोनों को बराबर करना हो तो क्या करेंगे, 15 में 3 से गुणा कराएंगे, तब तो 15 तियाँ 45 बराबर होगा ना। तो इसीलिए जैकब बड़ा है तो पुत्र में गुणा कराएंगे 3 से। हमेशा ख्याल रखिएगा जो बड़ा होगा उसमें नहीं कराएंगे, छोटा वाला में गुणा कराएंगे। तो जैकब बड़ा है तो पुत्र में गुणा कराएंगे 3 से, है ना दोस्तों। अब इसे क्या करेंगे, सेम टू सेम लिख लेंगे, x + 5 बराबर ये 3y और 3 गुणा करेगा 5 में 3 × 5 = 15। यानी ये वाला 3 दोनों में गुणा करेगा, y में भी और 5 में भी, ठीक ना। तो हो जाएगा 3y 3 × 5 = 15। अब y को इस साइड ले आएंगे तो हो जाएगा -3y बराबर का 15। ये प्लस में 5 इधर आएगा तो हो जाएगा -5। अब दोस्तों x - 3y बराबर हो जाएगा 15 में घटाएंगे 5 तो 10 बचेगा। ये आपका समीकरण 1 हो जाएगा। अब लिखेंगे द्वितीय शर्त अनुसार। दोस्तों दूसरा शर्त में यह है, बोला है कि 5 वर्ष पूर्व मतलब देखिए पहले एक तरफ लिखिए जैकब की आयु, एक तरफ पुत्र की आयु। अब बोला क्या है कि 5 वर्ष पूर्व में तो पहले। अब देखिए 5 वर्ष अगर पहले की बात करेंगे तो अगर अभी आप 15 साल के हैं तो 5 साल पहले कितने रहे होंगे, 10 साल के रहे होंगे, भाई 5 कम करेंगे। अगर आपके पिताजी अभी 40 साल के हैं तो 5 साल पहले कितने रहे होंगे, 35 के रहे होंगे। यानी अगर हम लोग 5 साल पहले की बात करेंगे
तो सारे लोग 5 साल कम ही होंगे ना। तो इसी तरह से दोनों में 5 कम करेंगे। अब दोस्तों बोल ये रहा है कि जो जैकब है पुत्र की आयु के 7 गुनी थे। कितने थे? 7 गुना। अब दोस्तों 7 से गुना किस में कराएंगे? पुत्र में कराएंगे, यानी जो बड़ा होता है उसमें नहीं कराते, छोटा वाला में कराते हैं। तो x माइनस 5 होगा बराबर 7y और माइनस 7 पच्चे 35। जैसा कि मैं आपको समझा दिया हूँ कि y को इधर ले आएंगे तो जाएगा x माइनस 7y बराबर ये माइनस का 35 है और ये देखिए माइनस का 5 है, इधर आएगा तो जाएगा प्लस का 5। तो इस तरह से माइनस और प्लस घटता है, जब 35 में घटाएंगे 5 तो बचेगा माइनस का 30। मेरे पास जगह की कमी है इसलिए मैं यही लिख लेता हूँ माइनस का 30, माइनस का 30। ये दोस्तों हो जाएगा समीकरण 2। अब सवाल में क्या बोला है कि हल करना है प्रतिस्थापन विधि से, इसलिए मैं यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि से ही हल करूँगा। लेकिन अगर आप बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन को हल कर रहे हैं और वहाँ कुछ नहीं बोला है तो आप किसी विधि से हल कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना, आंसर सेम आता है। तो मैं एक काम करता हूँ कि यहाँ से मैं x का मान निकाल लेता हूँ, तो हो जाएगा x बराबर माइनस का 30, ये माइनस का है 7y, इधर हो जाएगा प्लस का 7y, यानी x का मान मुझे मालूम हो गया कि माइनस का 30 प्लस का 7y है। अब आपको पता होगा कि जैसे ही आपको x का मान मिल जाता है तो हम लोग लिखते हैं कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर। भाई अगर आप x का मान समीकरण 2 से निकाल रहे हैं तो उसका मान 1 में रखते हैं, यह आपको दोस्तों पता है, 1 में रखने पर। समीकरण दोस्तों 1 कितना है? समीकरण 1 है x माइनस 3y बराबर का 10, x माइनस 3y बराबर का 10। देखिए x है ना, और x का मान मुझे मालूम है कि माइनस 30 प्लस 7y है, तो मैं x जगह पे लिख दूंगा माइनस 30 प्लस 7y और ये माइनस का 3y बराबर का 10। देखिए ये 7y प्लस में है, ये माइनस में है, प्लस माइनस घटता है, जब 7 में 3 घटेगा तो बचेगा 4y बराबर का 10। ये माइनस का 30 इधर आएगा तो जाएगा प्लस का 30, यानी 4y बराबर 30 और 10 हो जाएगा 40, और y बराबर निकालेंगे तो 40 और ये बट्टा का 4 हो जाएगा, यानी आपका y का मान 10 हो जाएगा। अब दोस्तों जैसे आपको y का मान मिल जाएगा तो आपको पता है कि x का मान आपको पहले मिल चुका है कि 30 प्लस 7y। कहाँ से? यहाँ से भाई। देखिए x बराबर 30 प्लस 7y है ना, हमने लिख लिया। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि दोस्तों देखिए 30 है, 7y का मान मुझे मालूम चल चुका है 10 हो गया, 10 में रख देंगे। अब कितना हो जाएगा? माइनस का 30 प्लस 10 सत्ते 70, ये 70 प्लस में है, ये माइनस में है, जब 70 में 30 घटाएंगे दोस्तों तो बचता है 40 और x का मान हो गया 40। दोस्तों हो सकता है कि आपको यहाँ बोर्ड में दिखाई ना दे रहा हो, वैसे उम्मीद है कि आपको दिखाई दे रहा होगा। तो x का मान कितना हो गया? 40 हो गया, और y का मान कितना हो गया? 10 हो गया। यानी x हम लोग किसको माने थे? जैकब की आयु। y किसको माने थे? पुत्र की आयु। तो आप हिंदी में नीचे लिख दीजिएगा कि जैकब की आयु बराबर 40 वर्ष और पुत्र की वर्तमान आयु बराबर 10 वर्ष। दोस्तों सवाल है कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें तो वह भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाती है, वह भिन्न क्या है? दोस्तों जब भी भिन्न पूछेगा तो भिन्न में क्या होता है? एक अंश होता है, एक हर होता है ना, और मुझे भिन्न मालूम नहीं है। तो क्या करते हैं कि हम लोग मानेंगे कि माना भिन्न का अंश x है तथा हर y है, ऐसा हम लोग मान लेते हैं। दोस्तों लिखेंगे कि माना भिन्न का अंश x है तथा भिन्न का हर y है। दोस्तों ऐसे डैश डैश करने का मतलब होता है कि जो ऊपर लिखा है वही यहाँ भी लिखना था, जैसे कि भिन्न का हर y है। जब दोस्तों किसी भिन्न का अंश x हो और हर y हो तो भिन्न कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे x/y। भाई आप कह रहे हो कि अंश x है हर y है तो भिन्न यही तो होगा ना। दोस्तों जब भी इस तरह का सवाल दिया रहेगा जिसमें आपको x और y मानना पड़े तो वहाँ पे 2 कंडीशन दिया होता है। जैसे कि
पहला कंडीशन ये है कि बोल रहा है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें तो वह भिन्न एक में बदल जाती है। यानी लिखेंगे दोस्तों प्रथम शर्त अनुसार, प्रथम शर्त अनुसार, यानी कंडीशन फर्स्ट है कि क्या कह रहा है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें, यानी दोस्तों अंश में एक जोड़ने की बात कर रहा है तो प्लस एक करेंगे। कह रहा है कि हर में एक घटा दें तो हर में एक माइनस करेंगे। तो कह रहा है कि यह भिन्न एक में बदल जाता है, यानी इसका मान एक हो जाता है कहने का मतलब। तो आप इस तरह से लिख लीजिएगा। दोस्तों आपको पता होगा कि जो इधर बटा में होता है अगर आप इसको उठा के इधर लाएंगे तो गुणा में हो जाएगा, है ना। तो लिखेंगे x+1 ऊपर वाला सेम टू सेम हम लिख दिया है बराबर 1, और ये बटा में इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा। तो हमने कुछ इस तरह से लिख दिया, ये x+1 हो जाएगा बराबर, जब एक गुणा करेगा y में तो y हो जाएगा, एक गुणा करेगा एक में तो एक ही रहेगा, कोई फर्क पड़ता नहीं है x गुणा करने पर। अब दोस्तों क्या करते हैं कि हम लोग y को इधर ले आएंगे, इधर देखिए प्लस में था, जब इधर लाएंगे तो हो जाएगा माइनस में, बराबर का ये -1 दोस्तों पहले से है, ये प्लस का 1 है, जब आप इसको इधर ले आएंगे तो हो जाएगा माइनस का 1, यानी x - y बराबर -1 हो जाएगा -2। ये आपका समीकरण 1 हो जाएगा। अब दोस्तों इसी तरह से लिखेंगे द्वितीय शर्त अनुसार, यानी दूसरा शर्त में क्या बोल रहा है उससे हम लोग देखेंगे और वही काम यहाँ करेंगे। बोला है कि यदि हर में एक जोड़ दें, यानी दोस्तों इस बार अंश में कुछ नहीं कर रहा है, केवल हर में एक जोड़ने की बात कर रहा है, तो 1/2 हो जाती है। यानी दोस्तों इसी भिन्न में अगर हम लोग हर में एक जोड़ दें तो हर में एक जोड़ दिया हमने, तो कह रहा है इसका मान 1/2 हो जाता है। तो चलिए 1/2 कर लेते हैं, है ना। जो बोला है हमने वही काम केवल किया है बस। देखिए जो इधर बट्टा में होता है अगर आप इसको इधर ले आएंगे तो गुणा में हो जाएगा, जो इधर बट्टा में होता है अगर आप इसको इधर ले आएंगे तो इधर आकर के गुणा में हो जाता है। यानी 2 को लाएंगे इधर तो हो जाएगा 2x, यानी 2 गुणा करेगा x में। देखिए ना ऐसे होता है कुल मिलाकर, आप ये समझिए, है ना। तो ये चलाएगा इधर तो हो जाएगा 1 और y+1। देखिए जब इसको इधर लाएंगे तो y+1 हो जाएगा। अब दोस्तों ये हो गया 2x, जब 1 गुणा करेगा y में तो y रहता है, 1 गुणा करेगा 1 में तो 1 हो जाएगा। मैंने आपको बोला कि y को इधर लाएंगे हो जाएगा -y बराबर का ये 1 है दोस्तों, ये समीकरण 2 हो जाएगा। अब दोस्तों सवाल में आपको 2 तरह से सिखा चुका हूँ, एक होता है विलोपन विधि, एक होता है प्रतिस्थापन विधि। जो आपको अच्छा लगता हो उस हिसाब से इसको हल कीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। हालांकि मैं आपको यहाँ पे विलोपन विधि कर दूँ क्या? विलोपन विधि करना आसान है तो कर लेता हूँ। जैसे दोस्तों पहला समीकरण है कि x - y बराबर का -2, ये समीकरण पहला है। आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, देखिए ये समीकरण पहला है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि y बराबर है, लेकिन दोनों सेम चिन्ह है, मतलब माइनस माइनस है। जब सेम चिन्ह होता है तो लिखते हैं घटाने पर, और जब घटाते हैं तो आपको पता हो चिन्ह बदलते हैं। जैसे ये प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब ऊपर प्लस हो गया, सॉरी ऊपर माइनस हो गया, नीचे प्लस हो गया, ये कट जाएगा। ऊपर देखिए 2x है प्लस में, नीचे हो गया माइनस में x। जब 2x में से 1x घटा देते हैं तो केवल 1x बचता है, बराबर 1 और 2 3 हो जाएगा। भाई ये वाला माइनस अब नहीं रह गया, अब ये प्लस बन गया, ठीक है ना। तो x का मान 3 हो गया। जैसे ही आपको x का मान मिल जाता है तो लिखते हैं कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, आप समीकरण 1 2 किसी में रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप उसमें रखिएगा जिसमें आपको हल करने में आसान लगे, ठीक ना। समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण दोस्तों 1 कितना था, x - y बराबर -2 था, है ना। तो यहाँ मुझे मिल चुका है x का मान 3, तो x जगह पे 3 रख लेंगे, -y बराबर का -2। इधर देखिए -y है बराबर का -2, ये प्लस का 3 है, जब आप इसको इधर ले आएंगे तो हो जाएगा -3, यानी -y बराबर माइनस और माइनस जोड़ते हैं तो जाएगा -5, है ना, और माइनस में से जगह प्लस, यानी y का मान हो जाएगा दोस्तों 5। अब देखिए आपको x का मान 3 मिल गया और y का मान कितना मिल गया 5। तो आपसे भिन्न पूछा गया, भिन्न क्या होगा दोस्तों? आपने भिन्न को माना था x/y, और आपको x का मान मालूम हो गया कि 3 है, y का मान मालूम हो गया 5 है, तो रख दीजिए 3 और 5, आंसर हो गया, यानी आपका भिन्न निकल गया।
मुझे उम्मीद है कि आपको ये सवाल एकदम अच्छी तरह से समझ में आ चुकी है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए, और मुझे उम्मीद है कि आपको स्क्रीनशॉट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप अच्छी तरह से समझ गए हैं और आप इसे लगा लेंगे। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। सवाल है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की वर्तमान आयु क्या है? दोस्तों, यहाँ पे 2 लोगों की बात हो रहा है, एक नूरी एक सोनू। जहाँ भी 2 लोगों की बात हो रहा होगा वहाँ पे एक लोग की आयु x और एक लोग की आयु y मान लेंगे। और ध्यान दीजिएगा, हमेशा वर्तमान आयु मानते हैं, भले यहाँ पूछा हो चाहे ना पूछा हो, लेकिन हमेशा हम लोग वर्तमान आयु मानेंगे। जैसे कि जब मैं यहाँ हल करूँगा तो लिखेंगे कि माना नूरी की वर्तमान आयु, नूरी की वर्तमान आयु, नूरी की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष है। इसी प्रकार से सोनू की वर्तमान आयु मान लेंगे। दोस्तों देखिए, डैश करने का मतलब कि आपको यही चीज़ यहाँ भी लिखना है, y वर्ष है। दोस्तों, जहाँ भी 2 लोगों के बारे में बात कर रहा होगा वहाँ पे कहीं ना कहीं आपको 2 स्थिति दिया रहेगा, यानी 2 शर्त दिया रहता है। यहाँ पहला स्थिति क्या है? पहला तो यह है कि 5 साल पहले की बात कर रहा है कि जो नूरी की आयु था सोनू की आयु की 3 गुना था, ये पहली बात है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे प्रथम शर्त अनुसार, प्रथम शर्त अनुसार। अब दोस्तों, इस तरह के सवाल करते कैसे हैं कि एक तरफ आप लिख लीजिए नूरी की आयु और एक तरफ लिख लीजिए सोनू की आयु, कुछ इस प्रकार से। दोस्तों, बोला है कि 5 वर्ष पूर्व, अगर 5 वर्ष पूर्व कहेगा तो इसका मतलब कि 5-5 दोनों में घटाएंगे। क्यों घटाते हैं आपको समझाते हैं। दोस्तों देखिए, 5 वर्ष पहले की अगर बात करेंगे तो मान लीजिए आप अभी हैं 10 साल के और आपकी माँ मान लीजिए, आपकी बहन मान लीजिए 15 साल की है, ऐसा मैं मान लेता हूँ एग्जाम्पल। अब दोस्तों, जब 5 साल पहले की बात करेंगे तो 5 साल पहले आप भी 5 साल कम रहे होंगे, आपकी बहन भी 5 साल कम रही होगी, होता है ना। तो इस प्रकार से ये रही होगी 10 साल का, आप रहे होंगे 5 साल का। यानी दोस्तों, 5 साल पहले की अगर बात करेंगे तो जितने भी लोग दुनिया में हैं सारे लोग 5 साल छोटे ही होंगे। भाई, समय तो सबके लिए बराबर बढ़ता चाहे घटता है, होता ना। तो यही बात है, सवाल में क्या बोल रहा था कि 5 साल पहले जो नूरी की आयु थी सोनू की आयु की 3 गुनी थी। अब 5 साल पहले की बात बोल रहा था, 5 साल दोनों में घटा दिए। अब दोस्तों, बात तो ये है कि ये 3 गुनी थी सोनू की आयु के। अब सोनू की आयु के 3 गुनी अगर है तो सोनू में 3 से गुणा करेंगे। इस बात का ख्याल रखिएगा कि दोनों पक्षों को बराबर करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए ये है 30, ये है 10। अब मैं आपको बोलूं कि आपको बराबर करना है तो बराबर कैसे करेंगे आप, कि इसमें 3 से गुणा करा देंगे, तब ना 10 या 30 होगा। भाई, ये 30 है, ये 10 है, तो 30 10 का 3 गुना है ना, 10 या 30, तो इसमें 3 से गुणा कराएंगे तब ना बराबर होगा। तो वही बात है कि जो नूरी थी सोनू से 3 गुनी आयु का थी। 3 गुना मतलब 3 गुनी तो ये है दोस्तों, तो 3 से गुणा इसमें कराएंगे तब ना बराबर होगा। इतना आप ख्याल रखिएगा कि हमेशा छोटे वाले में गुणा कराइएगा, यानी छोटा कौन है, सोनू छोटा है। तो x माइनस 5 हो गया बराबर, ये जो 3 है कोष्टक के अंदर दोनों में बारी बारी गुणा करेगा। जब 3 गुणा करेगा y में तो हो जाएगा 3y माइनस 3 × 5 = 15। y को दोस्तों इधर ले आते हैं तो हो जाएगा x माइनस 3y बराबर का माइनस 15, और ये माइनस का 5 है, इधर लाएंगे तो जाएगा प्लस का 5, यानी इस तरह से हो जाएगा x माइनस 3y बराबर माइनस 15 में प्लस 5 घटाएंगे तो माइनस का 10 बचता है। मैंने आपको प्लस माइनस का चिन्ह एकदम अच्छी तरह से बता दिया है कि जहाँ भी आपको एक प्लस एक माइनस दिखाई देगा वहाँ घटा करके चिन्ह उसका लिखते हैं जो बड़ा होता है। तो बड़ा यहाँ माइनस हो रहा है तो माइनस लिखेंगे दोस्तों, है ना। अब जैसे ही एक बन गया समीकरण, लिखेंगे दूसरा शर्त अनुसार, यानी द्वितीय शर्त अनुसार। द्वितीय शर्त अनुसार दोस्तों, दूसरी शर्त में क्या कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात, भाई 10 वर्ष पश्चात का मतलब 10 साल बाद। अब 10 साल बाद की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा कि दोनों में 10 साल जोड़ देंगे। भाई, अगर मैं 10 साल का हूँ तो 10 साल बाद 20 साल हो जाऊँगा। अगर मेरी बहन 15 साल की है तो 10 साल बाद 25 साल की हो जाएगी, मतलब 10-10 साल सारे लोग बढ़ेंगे, होगा ना। तो इसीलिए
10 साल दोनों लोग बढ़ जाएंगे। अब ये कह रहा है कि जो नूरी है सोनू की आयु की दोगुनी हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी। यानी जो नूरी है सोनू की आयु की दोगुनी है। दोस्तों नूरी दोगुनी है तो सोनू 2 से गुणा कराएंगे, मतलब हमेशा आपको छोटे वाले में ही 2 से गुणा कराना है। तो लिखेंगे x माइनस 10, सॉरी दोस्तों +10 बराबर 2 गुणा करेगा y में तो जाएगा 2y प्लस 2 में 20। x माइनस देखिए प्लस का 20 2y है, जब इधर लाएंगे तो जाएगा माइनस का 2y बराबर प्लस का 20, ये प्लस इधर आएगा तो माइनस, यानी x माइनस 2y बराबर का 10 हो जाएगा। भाई प्लस में घटेगा माइनस तो 10 बचेगा प्लस में, काहे का प्लस बड़ा है ना। तो ये हो जाएगा समीकरण 2। आपको समीकरण 1 और 2 पता हो गया। जब आपको समीकरण पता हो जाए तो आपको जो विधि आता हो, चाहे विलोपन विधि चाहे प्रतिस्थापन विधि, उसी से आप अच्छी तरह से कर लीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। हालांकि मैंने आपको दोनों ही तरीके एकदम अच्छी तरह से समझा रखा है कि प्रतिस्थापन विधि कैसे करते हैं, विलोपन विधि कैसे करते हैं। तो मैं इसे करने वाला हूँ विलोपन विधि, है ना दोस्तों। अब देखिए जब विलोपन विधि करेंगे तो आपको पता है कि x वाला बराबर है और दोनों दोस्तों सेम चिन्ह है। भाई जब सेम चिन्ह होता है तो आपको पता है घटाना पड़ता है। भाई क्यों घटाते हैं, कहा है कि घटाने पर चिन्ह को बदलते हैं। जब चिन्ह को बदलेंगे तो 1 + 1 माइनस हो जाएगा, जब 1 + 1 माइनस होता है तो कट जाता है ना। अब देखिए ऊपर हो गया माइनस का 3y और नीचे हो गया प्लस का 2y। देखिए ये माइनस कोई काम का नहीं रह गया, अब ये प्लस बन गया। तो ऊपर है माइनस का 3y, नीचे हो गया प्लस का 2y। प्लस बनने से घटेगा, जब 3 में 2 घटेगा तो केवल y बचेगा और y बचेगा माइनस में, क्योंकि माइनस बड़ा है। ऊपर देखिए माइनस का 10 है, नीचे माइनस का 10 है। भाई यहाँ कोई चिन्ह नहीं होता है ना, तो यहाँ प्लस होता है। जब चिन्ह बदलेंगे तो प्लस का माइनस हो जाएगा, तो -10 हो जाएगा -20 और माइनस माइनस होता है प्लस, यानी y का मान 20 पता हो गया। जैसे ही आपको किसी एक का मान मालूम हो जाए तो लिखते हैं कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर। आप समीकरण 1 में रखिए, 2 में रखिए, किसी में रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, सेम आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन मैं रखता हूँ समीकरण 1 में। समीकरण दोस्तों 1 कितना है, x माइनस 3y बराबर का -10। तो मुझे y का मान मालूम चला है कितना, 20। तो 3 अपनी जगह पे y की जगह 20 रखूँगा बराबर का -10। x माइनस 20 यहाँ 60 होता है बराबर का -10। x बराबर -10, ये देखिए प्लस का माइनस का 60 इधर आएगा तो जाएगा प्लस का 60, यानी x बराबर हो जाएगा माइनस प्लस घटेगा, जब 60 में 10 घटाएंगे तो बचेगा 50, यानी x का मान हो गया 50 वर्ष और y बराबर हो गया दोस्तों 20 वर्ष। अब हम लोग थोड़ा देखते हैं कि आंसर सही है कि नहीं है। पहले बात दोस्तों क्या बोला था कि 5 साल पहले। अब 5 साल पहले बोलेगा तो 5 साल कम करेंगे तो हो जाएगा 45, एक और में 5 साल कम करेंगे हो जाएगा 15। 5 साल पहले जो नूरी थी सोनू की आयु की 3 गुनी थी। भाई देखिए x किसको माना है, नूरी को माना है ना। देखिए आप यहाँ पढ़ लीजिए कि नूरी की वर्तमान आयु x है, यानी दोस्तों ये वाला जो आयु है नूरी का है, ये वाला सोनू का है। तो सवाल में क्या बोला है कि 5 वर्ष पहले नूरी 3 गुनी थी सोनू के, जब दोनों 5 साल कम किए तो देखिए 15 यहाँ होता है 45, 3 गुना है कि नहीं है ना। तो इस तरह से सारे बात लग गए, यानी आपका आंसर सही है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सवाल एकदम अच्छी तरह से और सिंपल तरीके से समझ में आ गई है। लिखा है कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों सवाल में ये कह रहा है कि कोई 2 अंकों की संख्या है और उन अंकों का योग 9 है। कहने का मतलब कि मान लीजिए कोई संख्या दोस्तों 2 अंक का, एग्जाम्पल लेता हूँ 81, 45 भी होता है, 36 भी हो सकता है, या 72 हो सकता है, 27 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जिसमें 2 अंक की संख्या और दोनों का योग कितना हो, 9 का हो। जैसे हम लोग 8 और 1 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, 4 5 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, 6 और 3 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। तो इस तरह से सारे के सारे 9 आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्या है, एक इकाई है और एक दहाई है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि मान लेंगे कि माना दहाई का अंक x है, माना दहाई का अंक x है, दहाई का अंक x है तथा इकाई का अंक
इकाई का अंक y है। अब यहाँ पे बात समझिएगा, हमने इकाई और दहाई तो मान लिया कि दहाई का अंक x है, इकाई का अंक y है, लेकिन संख्या कितना होगा भाई? संख्या कितना होगा? जैसे कि अगर मैं यहाँ आपको एग्जाम्पल के द्वारा समझाऊँ कि यहाँ पे इकाई का अंक 8 है और दहाई का अंक 1 है, तो आप कह सकते हैं कि 81 हो जाएगा, क्योंकि दहाई का अंक दोस्तों 8 लिख दिए, इकाई का अंक 1 लिख दिए, 8 दहाई 1 इकाई 81 होता है। सिंपल बात है। लेकिन हमने यहाँ पे माना है x दहाई और इकाई को माना है y, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकता। ऐसा क्यों, समझा रहे हैं। देखिए, x और y का मतलब होता है ना कि x गुणा y। तो मान लीजिए अगर यहाँ पे x का मान 8 रहेगा, y का मान 1 रहेगा, तो 8 एकम 8, 8 ना हो जाएगा, गलत हो जाएगा ना। तो इसी तरह से संख्या कैसे मानते हैं आपको बता रहा हूँ। दहाई में 10 से गुणा करते हैं। क्या करते हैं? दहाई में 10 से गुणा करते हैं। जैसे कि दहाई दोस्तों कितना है? 8 है। अगर मैं 8 में 10 से गुणा करा दूँ और इकाई को जोड़ते हैं तो देखिए 10 और 88 और 1 81 हो जाएगा ना। यानी आप क्या समझे कि अगर आपको संख्या निकालना हो तो आप दहाई में 10 से गुणा करेंगे और इकाई को जोड़ेंगे। तो इसीलिए संख्या हो जाता दोस्तों 10x प्लस y, क्योंकि हमने यहाँ पे दहाई का अंक x माना है, दहाई में 10 से गुणा किया और इकाई को जोड़ दिया, इकाई माना है y। दोस्तों ये आपका संख्या हो जाएगा 10x प्लस y। एकदम सिंपल बात है ना। अब दोस्तों एक कहता है ना कि अंकों को पलटने से बनी संख्या। अब इस तरह की संख्या को हम लोग कैसे पलटेंगे, तो आप समझिएगा यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे कि यहाँ पे 81 में क्या था कि 8 दहाई था और 1 इकाई था। अब दोस्तों अगर मैं इसको पलटूंगा तो क्या बन जाएगा? 8 इकाई बन जाएगा और 1 दहाई बन जाएगा, यानी 18 हो जाएगा। भाई पलटेंगे तो ही तो होगा। 8 बन जाएगा इकाई और 1 बन जाएगा दहाई। लेकिन जब हम लोग इस तरह से लिखे हैं तो इसे कैसे पलटेंगे? क्या मैं ऐसे कर दूं कि y इधर कर दूं और 10 x इधर कर दूं? तो ऐसे दोस्तों नहीं होता है। इसका मतलब ये हो गया कि इस बार आपको इकाई में 10 से गुणा करना पड़ेगा और दहाई को जोड़ना पड़ेगा। तो देखिए 10 एकम 10 और 8 18 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो इसी प्रकार से सिंपल बात यह है कि जब भी संख्या को पलटने की बात करता है तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जैसे संख्या मानेंगे तो दहाई में 10 से गुणा करेंगे, इकाई जोड़ेंगे। अगर संख्या को पलटने की बात बोलेगा तो इस बार इकाई में 10 से गुणा करेंगे, दहाई को जोड़ेंगे। सिंपल बात है ना। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि संख्या पलटने पर नई संख्या, संख्या पलटने पर बनी नई संख्या। दोस्तों ये बात मैंने शुरुआत में ही आपको समझने के लिए बता दिया है, यानी x प्लस 10y हो जाएगा। हमने संख्या में 10 से गुणा कराया था, इकाई जोड़ा था। जब संख्या को पलटेंगे तो इस बार हम लोग इकाई में 10 से गुणा कराएंगे, दहाई को जोड़ेंगे, तो आपका हो जाएगा x प्लस 10y। ये दो बातें अगर आपको समझ में आ चुका है तो आपको सारे ही बात एकदम अच्छी तरह से समझ में आने वाला है। इस समय थोड़ा मिटा लेता हूँ। अब देखिएगा यहाँ पर दोस्तों लिखेंगे प्रथम शर्त अनुसार। दोस्तों लिखेंगे प्रथम शर्त अनुसार। प्रथम शर्त अनुसार पहली शर्त में क्या बोला है कि अंकों का योग 9 है, मतलब इकाई और दहाई दोनों को जब जोड़ेंगे तो 9 आएगा। तो हमने कर दिया x प्लस वाई बराबर 9, ये पहली समीकरण हो गया। अब लिखेंगे द्वितीय शर्त अनुसार, यानी दोस्तों दूसरा शर्त में क्या बोला है ये समझते हैं। बोला है कि इस संख्या का 9 गुना, यानी इस संख्या मतलब ये संख्या। अब दोस्तों संख्या है तो कह रहा है इसका 9 गुना करिए। तो भाई दोस्तों मैं इसका 9 गुना कर देना। 9 गुना मतलब 9 से गुणा। तो कह रहा है अंकों को पलटने से बनी नई संख्या। देखिए अंकों को पलटने पर बनी नई संख्या। अब नई संख्या कितना बन गया दोस्तों? नई संख्या बन गया है x प्लस 10y। तो कह रहा नई संख्या के 2 गुना के बराबर है, मतलब इस संख्या का 9 गुना अंकों को पलटने के बनी संख्या के 2 गुना के बराबर है। तो मैं इसमें 2 से गुणा करा दूंगा। एकदम सिंपल बात है। अब देखिए 9 से गुणा अंदर दोनों में कराएंगे, 2 से गुणा अंदर दोनों में कराएंगे। पहले करा लीजिए। 10 9 90x हो जाएगा और यहाँ पर 9y बराबर 2x प्लस 10 दूनी 20y। x और y को सबको इधर ले आते हैं तो हो जाएगा 90x माइनस का 2x प्लस का 9y माइनस का 20y बराबर का 0। अगर सबको इधर ले आएंगे तो कुछ नहीं बचेगा। अब कुछ नहीं बचने का मतलब 0 बचेगा। 90 में घटाएंगे 2 तो बचेगा 88x माइनस 20 में घटाएंगे 9 तो बचता है 11
बराबर 0। अब दोस्तों जैसे ही आपको यहाँ पे 88 11 दिखाई दे रहा है तो आप ये कह सकते हैं कि 11 का हम लोग कॉमन ले सकते हैं, यानी यहाँ पे 11 का कॉमन लेंगे तो 11 88 हो जाएगा और यहाँ 11 ले लेंगे तो y केवल बचेगा बराबर का 0। अब देखिए जैसे ही आपको 11 यहाँ गुणा में दिखाई दे रहा है तो आप इसको इधर लाएंगे तो बट्टा में हो जाएगा, और जब बट्टा में होगा दोस्तों तो आपको एक बात और कंफर्म होगा कि जब 0 को बट्टे में 11 करेंगे तो क्या ही मतलब है, 0 ही तो हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे 0 ही लिख लेता हूँ, हालांकि आप अगले और लाइन में लिखिएगा। तो ये समीकरण 2 मान लेता हूँ। यहाँ मेरे को समीकरण 1 मिल चुका है, यहाँ पे 2 मिल गया। अब दोनों को हम लोग हल कर लेंगे और हल करके आंसर निकालते हैं। जैसे कि आपको पता है कि पहले से एक प्लस माइनस है दोस्तों तो कट जाएगा, 8 1 हो जाएगा 9, भाई एक छुपल रहता है, 9 बराबर 9 में जोड़ेंगे 0 तो 9 होता है, x बराबर 9/9 यानी x का मान 1 हो जाएगा। जैसे आपको x का मान मिल गया तो क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में रख लेंगे। जहाँ भी आपको किसी एक का मान मिल जाए समीकरण मतलब x का चाहे y का, तो उसका मान आपको जिसमें इच्छा हो समीकरण 1 में 2 में उसमें आप रख दीजिएगा, आपका सिंपल सा आंसर हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे समीकरण 1 में रखता हूँ। समीकरण 1 था x प्लस वाई बराबर 9, तो x का मान 1 मिल गया तो मैं x जगह पे 1 रख दूंगा, प्लस का y बराबर का 9, y बराबर 9, ये प्लस का 1 है, इधर आएगा तो जाएगा माइनस का 1, यानी y बराबर 9 में घटाएंगे 1 तो 8 बचता है। तो इस तरह से y का मान 8 मिल गया और x का मान 1 मिल गया। यानी आप ये कह सकते हैं कि दोस्तों संख्या हम लोग ऐसे तरह निकाल सकते हैं मुझवानी ही, क्योंकि दोस्तों दहाई का हम लोग x माने थे, अब दहाई मिल गया 1, इकाई मिल गया 8, तो संख्या तो 18 हो गया। लेकिन ऐसे नहीं निकालेंगे, निकालेंगे ऐसे हम लोग, भाई संख्या में हम लोग माने हैं 10x प्लस वाई, कितना माने हैं 10x प्लस वाई, तो 10 लिखेंगे, x का मान 1 हो गया, y का मान 8 हो गया, 10 एकम 10 प्लस 8, 10 8 18 होता है। तो सिंपल सा आंसर हो गया। कुछ लोग क्या करते हैं जो सवाल हल करते हैं, जैसे आप लोग को x और y का मान मिलता है आप लोग रगड़ के लिखते हो आंसर, वैसे गलती हो जाएगा। सवाल में क्या पूछा है, संख्या ज्ञात कीजिए, तो जब तक आप संख्या ज्ञात ना करो तब तक आप आंसर मत घसेट देना, आपका सीधे से काट देगा अगर उसकी इच्छा हो गई तो आप प्लीज़ पूरा कीजिएगा। उम्मीद है कि आपको ये वाली वीडियो बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ चुकी है। अगर आपको समझ में आ गई हो तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा दोस्तों, शेयर कीजिएगा।